Hello everyone and a warm welcome to Achievers YouTube channel. नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि जो बातें इधर लिखी हुई है वो आपको विजिबल हो, और यदि नहीं विजिबल है तो कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ। यह साइंस स्पेशल है। आपका एनटीपीसी के एग्जाम्स आने वाले हैं, इसलिए इसे कराया जा रहा है। महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह कराया जाएगा, जिससे डायरेक्ट एनटीपीसी में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आई होप आप लोग लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा, और हमारे साथ जितने भी इस पार्ट में है, पार्ट में लगभग 25 प्रश्न है, टोटल प्रश्नों को हल कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग शुरू करेंगे साइंस स्पेशल को। यह एनटीपीसी के मद्देनजर कराया जा रहा है। चलिए तो शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न को। और हाँ, यह किसके किसके लिए स्पेशल, ये भी आप एक बार जान लीजिए। सीएचएसएल का फॉर्म भरे उसके लिए भी सही है, सीजीएल एमटीएस मतलब सभी एग्जाम्स के लिए सही है। और जब सभी एग्जाम को हम एक जगह में क्या बोल सकते हैं, सीईटी मतलब कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट को देखते हुए सारी तैयारी आप लोग कीजिए, क्योंकि कुछ दिन बाद, कुछ महीनों बाद आप इसी में ढलने वाले हैं। ठीक है, फिलहाल एनटीपीसी पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक रिक्वेस्ट आप लोगों से, जो हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है कि किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है। देखिए, लिफ्ट में 2 या 3 केस ही बनते हैं। क्या क्या बनते हैं वो मैं बताता हूँ। या तो लिफ्ट समान गति से नीचे आएगी, ठीक है, या तो लिफ्ट समान गति से ऊपर जाएगी। ओके, दूसरा केस क्या होगा, या तो लिफ्ट तेजी से ऊपर जाएगी, या लिफ्ट तेजी से नीचे जाएगी। ठीक है, ये होगी। और तीसरा केस क्या होगा कि लिफ्ट नीचे आ रही है और लिफ्ट की रस्सी टूट जाए। ये 3 केस बनते हैं लिफ्ट में। ठीक है, तब हम बताता हूं, मैं आपको बताता हूं कि जब लिफ्ट तेजी से नीचे जाती है, ठीक है, जब लिफ्ट तेजी से नीचे जाती है तो आदमी को लगता है कि हमारा वजन कम हो गया है। ठीक है, वास्तविक वजन से कम जाता है। ओके, लेकिन जब लिफ्ट तेजी से ऊपर जाता है तो भार बढ़ा हुआ मालूम होता है। तो आपका प्रश्न है कि जब लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है, आपको बताना है जब लिफ्ट तेजी से ऊपर जा रही हो। और जब समान वेग से ऊपर नीचे होएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, और जब लिफ्ट नीचे आ रही है समान वेग से, बीच में रस्सी टूट जाए, ठीक है, तब क्या होगा, लिफ्ट तो गिरेगा ही, और आदमी का सर जो है ना टकरा जाएगा लिफ्ट के छत से। ये 3-4 केसेज होती है। ये सब आपको ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ना है। यदि आपको पता होगा तो बहुत अच्छा, नहीं पता होगा तो आई होप आपको समझ आया होगा कि जब लिफ्ट तेजी से ऊपर जाएगी तब भार अधिक लगेगा, जब लिफ्ट तेजी से नीचे आएगी तब भार कम मालूम पड़ेगा। ओके, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, दूसरे प्रश्न को, कि तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया। यह बहुत ही शानदार कहानी है तड़ित चालक के आविष्कार के बारे में। अभी ठंड का मौसम चल रहा है, कुछ दिन बाद मकर संक्रांति का पर्व आएगा, तो मकर संक्रांति में पतंगोत्सव होता है, पता है ना। तो तड़ित चालक का आविष्कार भी पतंग के थ्रू ही किया गया था। किनके द्वारा, बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा। यदि आप लोग जानते होंगे, यदि आप लोगों ने इनकी कहानी को पढ़ा होगा तो आप लोगों को अवश्य पता होगा। और यदि आप लोग इनके बारे में नहीं जानते हैं, किनके बारे में, बेंजामिन फ्रैंकलिन के बारे में, तो जानिए, मैंने पतंग की बात की, तो ये पतंग उड़ाना शुरू किए, और पतंग में क्या किए, उधर तार डाल दिए लोहा का। लोहा का मतलब ऐसा तार डाल दिए जिसमें बिजली पास हो सके। ठीक है, और इधर एक चाबी, चाबी होता है ना, की, ताला चाबी, तो वो चाबी को इधर जोड़ दिया अपने हाथ के पास। ठीक है, और जब तूफान का मौसम था, जब बिजली कड़क रही थी, तब इन्होंने पतंग उड़ाना शुरू किया। और जब पतंग ऊंचा गया और जब बिजली कड़की, तब ये क्या किए, चाबी को छुए, तो इन्हें झटका सा लगा, ये बेहोश भी हो गए। ठीक है, तब तड़ित चालक का आविष्कार इनके द्वारा हो गया। ओके, ये छोटी सी कहानी थी, तब आपको याद रह जाएगी कि तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया। ठीक है दोस्तों, अब अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत अनुचुंबकीय है। ठीक है, विद्युत अनुचुंबकीय बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे प्रश्न बराबर आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये जो क्रोमियम है ना, यह विद्युत अनुचुंबकीय है। अनुचुंबकीय का मतलब क्या होता है कि यदि आप इस वस्तु को मैग्नेटिक फील्ड में रख दीजिएगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड की तीव्रता को कम कर देता है। क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड की तीव्रता को, मतलब इंटेंसिटी को मैग्नेटिक फील्ड का कम कर देता है। ठीक है, तो उसे ही अनुचुंबकीय पदार्थ बोलते हैं। ओके, बाकी के जो 3 है, निकेल, कोबाल्ट और तांबा, ये सब तो विद्युत चुंबकीय है। ठीक है, ये सब तो विद्युत को, क्षेत्र को और बढ़ावा देते हैं। लेकिन ये जो है क्रोमियम, जब आप इसको विद्युत क्षेत्र में धरिएगा तो उसकी तीव्रता को कम कर देता है, और इसे ही विद्युत अनुचुंबकीय बोलते हैं। आई होप ये सारे प्रश्न बहुत ही आसान है, लेकिन परीक्षा में बहुत बार पूछे जाते हैं। आपको समझ आया होगा ये प्रश्न। तब हम आगे चलते हैं अपने चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है कि त्रिविमीय चित्र निम्न में से किसके द्वारा लिया जाता है। हिंदी समझ आया, नहीं आया कोई बात नहीं। त्रिविमीय मतलब 3D इमेज,
थ्री डायमेंशनल इमेज जो होता है उसे ही हम लोग हिंदी में त्रिविमीय चित्र बोलते हैं। तो त्रिविमीय चित्र हॉलीग्राफी द्वारा लिया जाता है। किसके द्वारा? हॉलीग्राफी द्वारा। अच्छा, आप लोग कोई ना कोई गाइड जरूर खरीदते होंगे कोई एग्जाम के लिए, ठीक है? तो उसमें आपको क्या बोला जाता है कि जब भी आप गाइड लीजिए तो उसका असली का पहचान क्या है कि उसका जो होलोग्राम है ना उसे देख कर लीजिए। तो जी हाँ, होलोग्राम को हॉलीग्राफी के माध्यम से ही बनाया जाता है। ओके, सबसे पहले होलोग्राम कौन बनाए थे? डेनिस गैबर ने बनाए थे होलोग्राफी के माध्यम से। आप लोग नाम याद रखिएगा इनका नाम मैं लिख देता हूं, डेनिस गैबर। हालांकि आपसे इनका नाम कभी पूछेगा नहीं, लेकिन कुछ भी पूछ सकता है क्योंकि बहुत सारे सेट बनाने हैं रेलवे को, ठीक है? तो डेनिस गैबर, हॉलीग्राफी का आविष्कार इन्होंने ही किया था और इनके लिए इन्हें 1971 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, ठीक है? तो 3D फिगर किससे बनाया जाता है? हॉलीग्राफी से बनाया जाता है। और हाँ, होलोग्राम बनाने का भारत में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण कंपनी है, शायद एक ही है जो सबसे ज्यादा विकसित है, सबसे ज्यादा पॉपुलर है, जिसका नाम है होलोस्टिक इंडिया लिमिटेड, ठीक है? होलोस्टिक इंडिया लिमिटेड, याद रखिएगा आप लोग इतनी बातों को। अब हम चले अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है कि वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहेगा? मतलब यदि हम वस्तु की क्वांटिटी को चेंज कर दे तो क्या अपरिवर्तित रहेगा? देखिए, यदि हम वस्तु की मात्रा बदलेंगे तो आयतन तो जरूर बदलेगा, बदलेगा कि नहीं? भार भी बदलेगा, द्रव्यमान भी बदलेगा, लेकिन घनत्व जो है वो नहीं बदलेगा, ठीक है? यदि किसी वस्तु की मात्रा हम बदलेंगे तो आयतन बदल जाएगा, भार बदल जाएगा, द्रव्यमान बदल जाएगा, लेकिन जो उसका घनत्व है, डेंसिटी है, वही रहेगा। आपको समझ आया होगा मैं क्या कहना चाहता हूं? नहीं समझ में आया होगा, आप लोग लोहा का एग्जाम्पल ले लीजिए, ठीक है? मान लीजिए एक 10 किलो का लोहा का बेट है, तराजू पर तौलने वाला होता है वो है, ठीक है? यदि हम इसको करके 5 किलो कर दिए, ठीक है, इसको हम 5 किलो में चेंज किए, मतलब इसके जगह पर ये रिप्लेस किए, तब क्या हुआ? इसका आयतन बदल गया, इसका भार बदल गया, इसका द्रव्यमान बदल गया, लेकिन यहाँ पर जो लोहा का घनत्व था वही घनत्व यहाँ पर भी लोहा का है। तो ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए कि हम यदि वस्तु का मात्रा बदलेंगे तो सब कुछ चेंज हो जाएगा, लेकिन इसका घनत्व नहीं बदलेगा, ठीक है? अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है। यह बहुत ही पॉपुलर प्रश्न है, ठीक है? लाइट का ये सबसे ज्यादा पॉपुलर प्रश्न है कि सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है अस्त और उदय होने के समय। तो ये आपको पता होनी चाहिए, और ये आपको पता होगी ही भी। यदि आपसे स्वप्न में भी पूछा जाए तो आप जो जरूर बताइएगा कि प्रकीर्णन के कारण, ठीक है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण अस्त होते समय सूर्य क्या दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है। और हमारे चैनल पर यदि आप लोग जाइएगा, भ्रमण कीजिएगा, तब आपको लाइट से संबंधित चैप्टर मिलेगा। प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग लाइट का चैप्टर पढ़ सकते हैं, जिसमें बहुत ही सलीके से और बहुत ही शानदार तरीके से श्रेया मैम के द्वारा बताया गया है, ठीक है? तो आप लोग जाइए, जाकर लाइट को पढ़िए, लेकिन इस वीडियो के बाद, ठीक है? और आई होप कि आपको यह वीडियो और इसमें संकलित प्रश्न अच्छे लग रहे होंगे। तो आपको क्या करना है? वीडियो को लाइक करते चलना है, ठीक है? मुझे बुरा नहीं लगेगा, ओके? और यदि एक बात और आपको करना है कि कोई भी प्रश्न मुझे बताने से पहले आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके उसका रिप्लाई खुद दे सकते हो, ठीक है? उसके बाद मैं तो फिर क्लैरिफाई करूंगा ही, ठीक है? तो अस्त होते समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, ओके? अब अगले प्रश्न को देखिए कि साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? देखिए दोस्तों, अभी ठंड का मौसम चल रहा है। आप में से बहुत लोग क्या करते होंगे? नहाते ही नहीं होंगे। और बहुत सारे लोग क्या करते होंगे कि चलिए छत पर चले, ठीक है? रूफ पर चलकर छत पर जाकर धूप में बैठ के स्नान करते होंगे। तो जब आप उस समय साबुन का इस्तेमाल कर रहे होंगे धूप में बैठ के, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, साबुन पर जो बुलबुला बन जाता है ना, उसमें आपको बहुत ही कलरफुल दिखेगा, ठीक है? तो वही बोल रहा है कि साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है या परिणाम है, ठीक है? अच्छा, आप लोग देखते हैं वो बुलबुला वाला जो गेम आता है, ठीक है? उसमें भी यदि आप लोग बुलबुला को गौर से ध्यान दीजिएगा तो उसमें बहुत सारे चमकीले आपको रंगीन दिखेंगे। तो वो किस परिघटना का परिणाम है, ये आपसे प्रश्न में पूछ रहा है। तो उसमें क्या क्या होता है? उसमें प्रकाश का परावर्तन होता है और प्रकाश का व्यतिकरण होता है, ठीक है? प्रकाश का परावर्तन होता है और प्रकाश का व्यतिकरण होता है, ओके? आप लोग याद रखिएगा इतनी बातों को। हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। बस इसमें और कुछ समझाने की बात है नहीं। अच्छा, आप लोग बहुलित का मतलब नहीं समझे? अरे बहुलित का मतलब होता है बहुत बार, मतलब अनेक बार परावर्तन और अनेक बार व्यतिकरण हो जाता है, इसलिए, ओके? चले अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए, यह भी बहुत ही पॉपुलर प्रश्न है और यह प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा जाता है। तो चलिए आप लोग भी इसका जवाब दे दीजिए। आप लोगों को पता ही होगा कि कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे? कितना?
आपको पता होगा। जी हाँ, बहुत ही सही जवाब आप लोगों का। यदि 40 डिग्री -40 डिग्री तापमान होता है तो फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस सेम होता है। ये कैसे होता है? एक फॉर्मूला है, आप लोगों को पता होगा, किससे? सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में चेंज करने का, कि डिग्री सेल्सियस गुने 9/5 + 32 = डिग्री फ़ारेनहाइट होता है ना। चलिए, तो हम डिग्री सेल्सियस के जगह पर -40 रख के चेक करते हैं। तो क्या आ गया? 8 × 5 = 40, 9 × 8 = 72, माइनस में रहेगा, ओके कोई दिक्कत नहीं, +32 = क्या हो जाएगा? 2 2 7 3 40। ठीक है, तो देखिए 40 डिग्री पर क्या हो गया? दोनों सेम हो गया। ठीक है, तो याद रखिएगा ये फॉर्मूला को। फॉर्मूला फिर से ध्यान रखिए, मैं पीछे करता हूं, तब आपको समझ आएगा कि फॉर्मूला क्या है। ये देखिए फॉर्मूला है, डिग्री सेल्सियस गुने 9/5 + 32, तब डिग्री फ़ारेनहाइट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, मैं फिर से फॉर्मूला लिख देता हूं। ये रहा आपका फॉर्मूला, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट रख सकते हो। डिग्री सेल्सियस गुने 9/5 + 32 = डिग्री फ़ारेनहाइट। ये सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में चेंज करने का फॉर्मूला है। ठीक है, अब अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्यों? देखिए, यह प्रश्न भी बहुत ही पॉपुलर है। मैंने बताया ना, जितना भी प्रश्न का संकलन है बहुत ही पॉपुलर प्रश्न का संकलन है, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम्स में, और आप में से किसी के सेट में यह प्रश्न भी अवश्य रहेगा। ठीक है, प्रश्न को ध्यान से देखिए कि भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्यों? तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। तो भाप में जो होती है ना, गुप्त ऊष्मा होती है। ठीक है, भाप में क्या होती है? गुप्त ऊष्मा होती है, और इसी के कारण आप लोग भाप के पास हाथ ले जाइएगा तो आपका हाथ जल जाएगा बहुत कस के। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा मैं कुछ और बातें बताता हूं। जो भाप में होती है ना, भाप जब बनता है तो उसमें गुप्त ऊष्मा संकलित होती है। ठीक है, तो इसी कारण से आपका हाथ जो है ना, उबलते जल में यदि आप उंगली कीजिएगा तो उतना नहीं जलेगा जितना कि भाप से जलेगा। तो इस प्रश्न का डायरेक्टली सिंपल सा उत्तर है कि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है, इसी कारण भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से। ओके, अब अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है, क्या है अगला प्रश्न? कि दूरबीन का आविष्कार किया था। ठीक है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? यह प्रश्न बहुत ही सिंपल सा है लेकिन बहुत ही पॉपुलर है। प्रश्न को जानिए, प्रश्न का उत्तर है गैलीलियो। गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। लेकिन मैं एक बात आपको बताता हूँ, ये पॉइंट आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि वास्तव में सबसे पहला बार दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? नाम मैं लिख देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी कभार पूछ देगा। हेंस लिपर्सी ने। किसने? हेंस लिपर्सी ने, इन्होंने किया था। लेकिन इनका उतना पॉपुलर नहीं हो पाया। ये जिधर के रहने वाले थे ना, उधर ही गैलीलियो के फ्रेंड रहा करते थे। ठीक है, तो उन्होंने फोन करके गैलीलियो को बताया कि भाई साहब, इन्होंने दूरबीन का आविष्कार किया है। तो इन्होंने अभी तक पेटेंट नहीं करवाया था हेंस लिपर्सी ने। ठीक है, तब तक गैलीलियो ने क्या किया, बहुत ही मेहनत से 2-3 साल लगा के इनसे बेहतर, ठीक है, हेंस लिपर्सी से बेहतर दूरबीन का आविष्कार कर लिया, और इसीलिए दूरबीन का आविष्कारक पूरे इतिहास में गैलीलियो को जाना गया। ठीक है, लेकिन यदि पूछिए कि सबसे पहले दूरबीन का बनाने का श्रेय किसको जाता है, तो हेंस लिपर्सी को। ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि ये अति चालकता का लक्षण है। ठीक है, अति चालकता क्या होता है, पहले ये टर्म आपको जानना बहुत ही जरूरी है। अति चालकता, सबसे पहले आप लोग अति चालकता को समझिए। ठीक है, तो देखिए, अति चालकता को इंग्लिश में बोलते हैं सुपर कंडक्टिविटी। ठीक है, क्या बोलते हैं? सुपर कंडक्टिविटी। ठीक है, तो देखिए अति चालकता की परिभाषा क्या है कि ऐसे पदार्थ या धातु जिनमें एक निश्चित ताप पर प्रतिरोधकता का मान बहुत तेजी से घटता है और जल्दी से शून्य हो जाता है। ठीक है, मतलब एक निश्चित टेम्परेचर पर वैसे धातु जिनकी प्रतिरोधकता का मान घटता है और जल्दी से शून्य हो जाता है, और इन्हीं पदार्थों या धातुओं को अतिचालक पदार्थ या धातु कहते हैं। ठीक है, अतिचालकता की परिभाषा आपके लिए उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इसके आगे वाला पॉइंट, जो आगे वाला बिंदु है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वह बिंदु है कि जिस ताप पर अतिचालकता की घटना होती है उस ताप को क्रांतिक ताप कहते हैं। तो एक प्रश्न इससे भी बनेगा आपके लिए कि जिस ताप पर अतिचालकता की घटना होती है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग क्रांति ताप कहते हैं। ठीक है, तो आपको यह भी ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है, अब हम लोग अपने प्रश्न पर आएंगे कि अतिचालकता का लक्षण क्या है। तो अतिचालकता का लक्षण है उच्च पारगम्यता। ठीक है, अभी मैंने अतिचालकता को डिफाइन किया, और जिस ताप पर अतिचालकता होता है उसे क्या कहते हैं, क्रांतिक ताप कहते हैं, ये भी मैंने आपको बताया। तो एक प्रश्न इसके साथ कि अतिचालकता का लक्षण क्या है, तो अतिचालकता का लक्षण है उच्च पारगम्यता। ओके, अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है कि एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य क्या होता है। ठीक है, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य क्या होता है। तो एक सामान्य शुष्क सेल में, पहले आप लोग विद्युत अपघट्य क्यों जानिए। जो विद्युत अपघट्य होता है ना, वो किस किस का बना होता है? या तो वो अम्ल का बना होता है, या तो वो क्षार का बना होता है,
या तो फिर वो लवणों के विलयन के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, विद्युत अपघटय उसी का बनाया जाता है जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, लेकिन जनरली एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य जो बनता है अमोनियम क्लोराइड का बनता है। ठीक है, किसका बनता है? अमोनियम क्लोराइड का, NH4Cl। ये देखिए NH4Cl हो गया। ठीक है, ये क्या है? एक लवण है। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया या तो अम्ल का बनेगा, या तो क्षार का बनेगा, या तो लवण का बनेगा। ओके, तो ये आपको याद रखने की जरूरत है। ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं कि एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य किसका बना होता है? तो अमोनियम क्लोराइड का। ठीक है, याद रखिएगा आप। आपका अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि लोहे की कीलें पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है? कीलों को समझते हैं? लोहे के किलो, फोट ना, जो लोहे का क्या उसको काटी जिसे आप लोग बोलते हैं। जी हाँ, तो लोहे की कीलें जो होती है, नेल्स, वो पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है? तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही उत्तर होगा जो आपको बहुत ही आसानी से पता है, वह उत्तर। जी हाँ, आप लोग सही है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। मतलब लोहे का घनत्व तो पानी से अधिक है लेकिन पारे से कम। अब सबका घनत्व तो कितना कितना है मैं बता तो दूंगा, लेकिन ये आपके कोई काम का है नहीं, कभी आपसे पूछेगा नहीं। ठीक है, तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि लोहे का घनत्व तो जो है पानी से अधिक है तथा पारे से कम। तो पानी से अधिक है लोहे का घनत्व तो इसलिए पानी में डूब जाता है, लेकिन पारे से कम है इसलिए पारे में नहीं डूब पाता। ठीक है, तो ये था आपका 13वां प्रश्न। अब हम 14वें प्रश्न को देखेंगे कि ऊंचाई की जगह पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? देखिए, ये आप लोग प्रैक्टिकल करते होंगे, लेकिन आपको पता चलता है या नहीं ये तो आप ही जाने। जैसे अभी वीकेंड खत्म होने वाला है, वीकेंड नहीं, यह साल ही खत्म होने वाला है, तो आप लोग पिकनिक पर जाते होंगे, छोटे छोटे पहाड़ी पर जाते होंगे, तो उन जगह पर पानी जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे तापमान पर खौल जाता है, उधर खाना जल्दी बन जाता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है भाई? हाँ, थोड़ा सा आग जलाने में तकलीफ होती है, लेकिन जब आग जल जाता है तो खाना जल्दी बन जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वायुमंडलीय दाब जो होता है वो कम हो जाता है और उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। ठीक है, इन जनरली 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी उबलता है, लेकिन यदि आप लोग पहाड़ों पर या ऊंचे जगहों पर जाएंगे तो कुछ कम में ही पानी उबलना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये इसलिए होता है क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है कम जाता है। ओके, इसलिए उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। तो ये बहुत ही आसान से प्रश्न है, लेकिन हमेशा एग्जाम्स में पूछे गए हैं, देखे भी गए हैं कि बहुत बार पूछे जाते हैं, तो इसलिए यह प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। ठीक है, अब अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग कि उचित रीति से कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण क्या है? मतलब हीरा इतना ज्यादा क्यों चमकता है? तो ऐसा इसलिए चमकता है। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग दे चुके होंगे, मुझे अवश्य पता है। चलिए मैं अब बताता हूँ। इसका जो है ना अपवर्तन सूचकांक काफी उच्च होता है। ठीक है, तो इसलिए हीरा बहुत ज्यादा चमकता है। ओके, सबसे ज्यादा चमकता है कौन? हीरा। और हीरे के बारे में आपको ये बात तो पता होगी ही कि हीरा जो है पूरा विश्व में सबसे ज्यादा कठोर पदार्थ है, मतलब सबसे ज्यादा कठोर जो है हीरा है। और हीरा जो है कार्बन का अपर रूप है, ये बातें आपको पता अवश्य होगी। हीरा अच्छा किधर प्राप्त होता है? हीरा की खान की मैं बात करूं तो भारत में हीरा की खान कौन सी है आपको पता है? नहीं पता है? गोलकुंडा की खान, याद रखिएगा। ठीक है, अब अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह क्या? किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग जो होता है उस रंग के कारण होता है जिसे वह। इस प्रश्न का उत्तर, थोड़ा सा प्रश्न को एक दो बार पढ़िएगा ना आप लोग तो समझ में आ जाएगा। अपारदर्शी वस्तु का रंग उस कारण होता है जिसे वह परावर्तन नहीं करता है। ठीक है, यदि वह परावर्तित कर देगा सभी कलर को तो वो फिर आपको श्वेत दिखेगा, लेकिन यदि जिसे परावर्तित नहीं करता है वही रंग उधर रह जाता है। ठीक है, इस कारण से कोई भी चीज आपको कलरफुल दिखाई देता है। ओके, तो याद रखिएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप लोग बाहर घूम रहे हैं, ठीक है, लाल कलर का शर्ट पहने हुए या टी शर्ट पहने हुए, जो भी पहने हुए, ठीक है, तो आप लाल कलर का पहने हुए धूप में बाहर निकले, तब क्या होता है? लोगों को आपका कलर, आपका शर्ट का कलर लाल क्यों दिखाई देता है? क्योंकि जो सूरज की किरण होती है ना, वो लाल कलर, आपका जो टी शर्ट है या शर्ट है वो लाल कलर को छोड़कर बाकी सब कलर अब मतलब परावर्तित कर देता है, और लाल कलर परावर्तित नहीं कर पाता है, तो जिसके कारण लाल कलर का दिखता है आपका शर्ट या स्वेटर जो भी आप लोग पहने हो। ठीक है, तो ये बातें होती है। अब अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि जब कोई वस्तु दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तब बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है? देखिए, जब समांतर दर्पण, दो समांतर समतल दर्पण, मतलब दो समतल दर्पण जब समानांतर रखा जाता है तो अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। कितने प्रतिबिंब बनते हैं? अनंत प्रतिबिंब।
लेकिन यदि कोई डिग्री पर झुका होता है तब कितने प्रतिबिंब बनते हैं, उसका एक फॉर्मूला है, हमेशा एग्जाम्स में आते भी है कि दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री पर झुके हुए हैं तो बनने वाली प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, तो उसका फॉर्मूला है 360 डिग्री बाई थीटा माइनस 1। ओके, फॉर्मूला को आप लोग याद रखिएगा, 360 डिग्री बाई थीटा माइनस 1। ठीक है, लेकिन जब पैरेलल होंगे दो समानांतर दर्पण तब अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। अब 18वें प्रश्न को आप लोग देखिए कि परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। परमाणु बम जो है वो किस सिद्धांत पर आधारित है, तो परमाणु बम यदि नाभिकीय संलयन होगा तो उस पर क्यों आधारित रहेगा, नाभिकीय संलयन से तो कोई दिक्कत है नहीं, तो परमाणु बम जो है नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। ये आप आसानी से याद रख सकते हैं कि बम का क्या काम करना है, फटना, मतलब फट के विखंडन करना। यदि कोई घर में फट गया तो पूरा घर को विखंड कर देता है, मतलब तोड़ फोड़ देता है। तो परमाणु बम का काम क्या कर रहेगा, नाभिकीय विखंडन पर। ठीक है, परमाणु बम किस संरचना पर, किस सिद्धांत पर आधारित है, नाभिकीय विखंडन पर। आप लोग इसे आसानी से याद रख सकते हैं क्योंकि बम का काम क्या करना है, विखंडन करना है। ठीक है, तो परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है, नाभिकीय विखंडन पर। यह अब आपको आसानी से याद रह जाएगा। अब अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि रेडियो सक्रिय पदार्थ क्या उत्सर्जित करता है। रेडियो एक्टिव मैटर या रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है वो क्या उत्सर्जित करता है, तो वो अल्फा किरणें भी उत्सर्जित करती है, बीटा किरणें भी उत्सर्जित करती है और गामा किरणें भी उत्सर्जित करती है। इसका मतलब इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, उपयुक्त सभी। तो रेडियो सक्रिय पदार्थ जो है इनमें से सभी, मतलब अल्फा बीटा गामा तीनों प्रकार की किरणें उत्सर्जित करती है। यूरेनियम रेडियो एक्टिव पदार्थ है। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, अब आप लोग क्या कीजिएगा, कुछ तो कीजिए, अभी तक आप लोगों ने कुछ नहीं किया। 2-3 रेडियो एक्टिव पदार्थ का नाम कमेंट करके दीजिए। ओके, चलो अगले प्रश्न की ओर आप लोग चलिए कि हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही क्यों निकलने लगती है, क्यों निकलने लगती है। जब आप लोग हवाई जहाज पर जाते हैं ना तो आपको क्या कहा जाता है कि पेन निकाल लीजिए जेब से या पेन को हटाकर रख दीजिए। क्यों भाई, क्योंकि आपका जो पेन का स्याही है लीक करेगा। तब ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है कि वायुमंडल में कमी के कारण। ठीक है, वायुमंडल में कमी के कारण, या ये बोले कि दाब जो होता है ना, वायुमंडलीय दाब जो होता है कम जाता है इस कारण। ठीक है, अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है तो उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्यों। देखिए, यदि आप लोग शीशा के बोतल में पानी भरने दीजिएगा ना, मान लीजिए शीशा के बोतल में पानी भर के आप लोग फ्रीजर में रख दिए, जब पानी फ्रीज हो जाएगा, जब पानी जम जाएगा तो आप देखिएगा तो शीशा फूट जाएगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पानी जमने पर क्या होता है, फैलता है। ये तो आपको पता ही होगी। इसीलिए ठंडे प्रदेशों में जो जल नल होता है, जल नल योजना सरकार की चल रही है, तो अभी मान लीजिए जम्मू कश्मीर में ठंड पड़ रही होगी, तो जल नल योजना के तहत जब पानी जाता है, अब पानी कुछ देर रुक गया, यदि उस पाइप में पानी रुक गया तब क्या होगा, ठंड के कारण पानी जम जाएगा, जिसके कारण क्या होता है, पाइप फट जाता है। तो ऐसी समस्या होती रहती है। ठीक है, इसका एक ही कारण है कि पानी जमने पर फैलता है। अब अगले प्रश्न को देखते हैं कि साबुन के बुलबुले का अंदर का दाब, जो साबुन का बुलबुले बनता है ना, अभी मैंने बुलबुले के बारे में बताया, तो उसके अंदर का दाब क्या होता है, कैसा होता है, यह प्रश्न पूछ रहा है। तो आप लोग पहले जवाब दे दीजिए। जवाब दे दिए, अब मैं बताता हूं। जो साबुन के बुलबुले का अंदर का दाब होता है ना, वह वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। क्या होता है, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। अच्छा, वायुमंडलीय दाब को किस फॉर्म में लिखा जाता है, तो इसे एटीएम के फॉर्म में लिखा जाता है शॉर्ट में। ठीक है, ये आपसे पूछा जाता है कि वायुमंडलीय दाब को किस रूप में निरूपित किया जाता है, तो एटीएम। ठीक है, और यदि सेंटीमीटर में बात करें तो एक एटीएम बराबर कितना होता है, 76 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, इंच में बात करें, बहुत सब फॉर्म में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में, इंच में, मिलीबार में। ठीक है, लेकिन आपको ज्यादा सेंटीमीटर में पूछा जाता है, इसलिए आपको याद रखना है कि एक वायुमंडलीय दाब बराबर कितना होता है, 76 सेंटीमीटर होता है। ओके, और जो साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब होता है वो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। इसी कारण से वो बड़ा बड़ा फैल जाता है। ठीक है, बड़ा बड़ा बुलबुला बनता है, और यदि कपड़ा आप लोग साफ करते हैं तो कपड़ा पर बड़ा बड़ा मात्रा में फैलता है और कपड़ा आसानी से साफ हो जाता है, यही कारण है। ठीक है, अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है कि यदि सितार और बांसुरी एक ही स्वर में बजाया जाए तो उनमें उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में से किस अंतर के कारण किया जा सकता है। देखिए, सितार और बांसुरी यदि एक ही समय पर बजाया जाएगा तो आपको दोनों का टोन एक ही जैसा लगेगा सुनने में। ठीक है, उसको इन जनरली अलग करना इम्पॉसिबल है, मतलब आप लोग सुन के पता नहीं पाओगे कि कौन सितार बज रहा है कौन बांसुरी बज रहा है। ठीक है, तो इसको कैसे अलग किया जाता है, इसका एक ही है उपाय। क्या उपाय है, केवल ध्वनि गुणता, ध्वनि की गुणता के कारण। और ध्वनि गुणता को इंग्लिश में आप लोग बोलते होंगे टिम्बर। ठीक है, तो ध्वनि की गुणता के कारण इससे पता चलता है कि सितार बज रहा है कि बांसुरी बज रहा है। ठीक है, बाकी आपको ध्वनि के बारे में तो पता ही होगा
कि ध्वनि जो है यांत्रिक तरंगे हैं और ध्वनि बिना कोई माध्यम के ट्रेवल नहीं कर पाती है, मतलब निर्वात में ध्वनि ट्रेवल नहीं कर पाती है। ध्वनि को यदि मैं आपको कुछ बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, तो उसके लिए कोई माध्यम की जरूरत है, ठीक है। बिना माध्यम के ना तो आप हमारी बात सुन सकते हैं, ना मैं आपकी बात सुन सकता हूँ, ठीक है। अगला प्रश्न सब आपकी जिंदगी से संबंधित प्रश्न है कि तेजी हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है, क्यों? तो ये आपको पता होगा। अच्छा, बड़े लोगों से यदि आप लोग गांव में कभी गए होंगे तो बड़े लोग बोलते हैं कि आज रात को शीत नहीं पड़ेगा, शीत बोलते हैं वो लोग गांव में, ठीक है। ओस को शीत बोलते हैं। ऐसा क्यों शीत नहीं पड़ेगा? तो बोलते हैं या हवा बहुत तेज चल रहा है, तो हवा बहुत तेज चल रहा है तो शीत नहीं पड़ेगा, या दूसरा कारण बोलते हैं बादल लगा हुआ है तो इसलिए भी शीत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यह प्रश्न उनसे यदि आप पूछिएगा कि भाई तो ओस क्यों नहीं पड़ेगा यदि हवा चल रहे थे, तो बोलेंगे भाई बाष्पीकरण की जो दर है ना वो तेज होती है तेज हवा वाली रात्रि में, इसलिए ओस नहीं बनता है। और एक बहुत ही पॉपुलर प्रश्न है जिसका जवाब आप लोगों को कमेंट करके देना है कि बाष्पीकरण किस ताप पर होता है, ठीक है, किस टेम्परेचर पर बाष्पीकरण होता है, यह आपको कमेंट करके बताना है। ओके, देखता हूं कितने लोग सही जवाब दे पाते हैं, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। आपका अंतिम प्रश्न को हम लोग देखते हैं। आज के सेट का अंतिम प्रश्न है कि मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है, इसका निम्न में से उपयुक्त कारण क्या है? आर्द्रता आप लोग समझते हैं, ह्यूमिडिटी। तो मनुष्य जो है आर्द्रता से परेशानी महसूस क्यों करता है? अच्छा, गर्मी दो तरह का, जब गर्मी की मौसम आएगा मार्च अप्रैल के बाद, तब क्या होगा, गर्मी दो तरह का होगा। एक गर्मी होगा जो मार्च से मई जून के बीच करेगा, और दूसरा गर्मी जो होगा जून से अगस्त सितंबर तक करेगा। तो देखिए मार्च से जून तक का जो गर्मी है ना वो उतना ज़्यादा तकलीफ नहीं देता है जितना आर्द्रता वाला गर्मी देता है। मतलब जब वर्षा भी हो और गर्म भी करे तो उस समय का गर्म बहुत तकलीफ देता है। क्यों? क्योंकि उस समय जो पसीना आता है ना वो आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होता है, ठीक है, इसलिए हम सब ज़्यादा परेशान होते हैं। ओके, तो ये था आपका आज का सेट। आई होप कि आपको सारे प्रश्न समझ में आए होंगे और आपको आज का सेट बहुत ही अच्छा लगा होगा। और यदि आपको सेट अच्छा लगा है तो आपको क्या करना है, कमेंट कर देना है और प्यारा सा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, ताकि वो लोग भी इन सारे प्रश्नों का अध्ययन कर पाए। ठीक है दोस्तों, तो अपना ख्याल रखिएगा, घर पर रहिएगा। मिलता हूँ फिर आपसे अगले सेट में। ओके, जय हिंद, शिवम साइनिंग ऑफ।